प्यारे मित्रों, नमस्कार। टीकेपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। 2020 का आज आखिरी दिन है। कल नव वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक यूं तो चैत्र माह के प्रथम दिन से नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। मित्रों, आजादी के 74 वसंत बीत चुके हैं। इन 74 वसंत में हमने काफी प्रगति की है और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यहाँ हमारे पास रेलगाड़ी और बैलगाड़ियां थी, वहाँ आज एरोप्लेन है, विमान है। जहाँ हमारे पास झोपड़ियां थी, वहाँ आज गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं। निश्चय ही हमने कई क्षेत्रों में बहुआयामी प्रगति की है। बावजूद इसके विश्व के स्तर से कंधे मिलाकर चलने के लिए हमें कई दिशाओं में और तीव्र गति से प्रगति करना आवश्यक है। बीते वर्ष अर्थात 2020 में कोरोना ने काफी तांडव मचाया, उससे हम लोग उबर पाए। यह परमात्मा की असीम अनुकंपा ही रही। 36 दिनों से जिस तरह से हमारे देश के अन्नदाता किसान टिकरी बॉर्डर, बुराड़ी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लाखों की संख्या में डटे हैं। 36 किसानों ने अपनी जान की कुर्बानियां भी दे दी। बावजूद इसके सरकार के द्वारा तीनों कृषि बिल को वापसी नहीं लेना घोर आश्चर्य की बात है। दोस्तों, 7 दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ कृषक नेताओं की। कल भी लगभग 4-4.5 घंटे की वार्ता हुई। 2:30 बजे से वार्ता शुरू हुई और लगभग 7 बजे तक चली दिल्ली के विज्ञान भवन में। बावजूद इसके कोई ठोस निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। सरकार भले ही यह कह ले जो हम 50% कृषकों की समस्याओं का निदान कर लिए, लेकिन मैं समझता हूं जो कृषकों की जो वाजिब समस्या थी जिससे कि उनका उत्थान होता, वो समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। पता नहीं सरकार कितने और जीवन लील कर और तब उनकी समस्याओं का समाधान करेगी, यह तो वह ही जानती है। दर्शकों, यह वही देश है जहां के राजा रात्रि में निकलते थे देखने के लिए जो हमारी प्रजा को क्या दुख है, तकलीफ है। आज जो हमारी बीजेपी की सरकार है, राम राज्य की बात करती है, उसी के राज्य में लाखों जनता दिल्ली के 40 किलोमीटर के नजदीक चारों तरफ से बॉर्डर को घेरे हुए है। हड्डी कपाते वाली ठंड में अपनी वाजिब हक की लड़ाई के लिए खुले आसमान के नीचे जीवन व्यतीत करने को विवश है। रात्रि में ओस की बूंदे उनकी झोपड़ी में टप टप गिरती है, बावजूद उसके उनके जीवन पर आन पड़ी है, उनके अस्तित्व पर खतरा है, इसीलिए वे अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। दर्शकों, मैं बता दूं, कृषक का जो यह आंदोलन है सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, वे पूरे देशवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसे मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसके पूर्व मैं कल की वार्ता पर जरा दृष्टि डाल लूं। कृषकों का 4 मुख्य डिमांड था, जिसमें प्रथम था जो ये सरकार जो आनन फानन में तीनों कृषि बिल लाई है उसे वापस ले दे। दूसरा था एमएसपी पर कानून बनाकर उसे अमली जामा पहुंचावे। तीसरा था इन्वायरमेंट ऑर्डिनेंस जो सरकार लेकर आई है, उस ऑर्डिनेंस में ऐसा है जो वो सैटेलाइट से देखती है और जहां भी पराली वगैरह जलते हुए दिखता है तो 1 करोड़ रुपए का कृषकों पर जुर्माना है और 5 साल की सजा भी है साथ साथ। दोस्तों, ये समझिए कितना बड़ा जुल्म है कृषकों पर। और
इस देश में कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितना एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है उससे, लेकिन उस पर इतना एवं कठोर नियम नहीं है। लेकिन कृषकों पर कितनी बड़ी जाती थी सरकार। इसे जब ये आंदोलन हुआ है तब कहती है जो इस पर विचार करेंगे, इसको वापस लेने के लिए हम सोच रहे हैं, वापस ले सकते हैं। दूसरा था कृषकों के लिए जो बिजली बिल था उसको भी सरकार बढ़ाने के मूड में थी, तो उसको यथावत रखने के लिए उसने कही है। लेकिन जो दो मुख्य मांग है कृषकों का, जो इस बिल को वापस लीजिए और एमएसपी पर कानून बनाइए, उसके लिए पुनः 4 तारीख को बैठक होगी, 4 जनवरी 2021 को। मैं आपको बता दूं हमारे देश के कृषक कितने स्वाभिमानी है, जो सरकार के द्वारा प्रोड्यूस किए गए न तो चाय पी, पानी पिया और न ही कोई नाश्ता वगैरह उनका स्नैक्स वगैरह। उनके लिए दिल्ली के लंगर से खाना आया और उसी को उन्होंने ग्रहण किया। दोस्तों, सरकार जो ये कानून लाई है और वो बार बार कह रही है जो इससे जनव्यापी फायदा होगा, पूरे देश को फायदा होगा, आखिर इसको थोड़ा आप टेक्निकली रूप से समझिए, जो कैसे हमारे कृषक मारे जाएंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि को भी कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? सब उसके बंधुआ मजदूर किस प्रकार से हो जाएंगे, इसको मैं समझाता हूँ। 3 बिल में जो एक बिल है जो कहीं भी अपनी सामान को बेच सकते हैं। अरे भैया बताओ वो कहाँ जाकर बेचे जो उसको गेहूं और जो धान है उसका कीमत 18 और 1900 रुपया मिल जाए। ऐसे ही डिंग मारने से हो गया जो पूरे देश में कहीं जाकर बेच सकते हैं। यार भाई, उसको बेचने की समस्या थोड़े है, उसको मूल समस्या उसके वाजिब कीमत मिलने को है, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार देती है, उससे कम कीमत में उसके फसलें खरीदी जाती है। 1000, 1200, 1500 रुपए में बेचने को विवश है। उसमें भी 23 फसल उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन मात्र 2 ही फसल को सरकार लेती है और वो भी 5-6%। डीकेपी न्यूज सरकार से पूछना चाहता है कि क्या इस देश में 94% लोग जो एमएसपी पर बेचने से वंचित रह जाते हैं, क्या वो बेचना नहीं चाहते हैं? क्या वो व्यापक स्तर पर उसका लाभ नहीं लेना चाहते हैं? मित्रों, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें इतनी खामियां है, इतना दंश है उस फसल को बेचने में, इतना नौकरशाही उस पर हावी है कि आम किसान तो वहां बेच ही नहीं सकता है। उसके लिए निश्चय ही बिचौलिया का सहारा लेना पड़ता है। ज्ञात हो कि 1965 में सरकार ने एफसीआई का निर्माण इसी उद्देश्य से किया था, जो एफसीआई मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उस फसल को लेगी। लेकिन एफसीआई में कोई भी कृषक डायरेक्ट नहीं बेच पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां बिचौलिया काम करते हैं कंपनी। आज एफसीआई की भी दशा दिवालियेपन की ओर जा रहा है। जैसे बीएसएनएल को सरकार ने अंबानी अडानी को दे दिया, कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया, उसी ढंग से एफसीआई पर इतना अत्यधिक करोड़ों अरबों का खर्च बढ़ गया है कि वो ऑटोमेटिक कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाएगा या दिवालिया हो जाएगा। और उसके 50% जो वर्कर होंगे शिफ्टेड होने लगे और हो भी जाएंगे, वो अंबानी अडानी के वर्कर बन जाएंगे। तो देश आज किस तरह से त्रस्त है इसको आप देख रहे हैं। बीएसएनएल प्राइवेट में चला गया, देश का रेलवे का प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है और हो भी गया है, लगभग उस पर काम चालू है। और एक कृषि क्षेत्र जिस पर कि हमारे देश के 65-70% लोग अपने जीविकों का साधन उसे मानते हैं और उस पर निर्भर है, उसको भी कॉर्पोरेट के हवाले करके ये सरकार इस देशवासियों को कमर तोड़ डालना चाहती है, जो ताकि हम किसी के खिलाफ आवाज भी न उठा सके। हम इतने शक्तिहीन हो जाएं, हम गुलाम हो जाएं किसी न किसी ढंग से उन कॉर्पोरेटियों को, जो वो कहे उसका उसे हमें मानना पड़े। ये प्रथम कानून में कहीं भी बेच सकता है, लेकिन उसके लिए रेट तय करने के लिए, नियम बनाने के लिए ये राजी नहीं है। जो आखिर कहीं बेचेगा तो उसका मिनिमम कितना में वो बेच पाएगा कम से कम, ताकि उससे कम पर लेने वालों को कानून का चाबुक चल सकता है। दूसरा इनका कानून है जो कोई आदमी कितना भी भंडारण कर सकता है। भैया आप जानते हैं, इसीलिए 1955 में नेहरू जी ने कानून लाया था, जो ताकि कोई आदमी
एक सीमित सीमा से ज्यादा भंडारण नहीं कर सकता है ताकि उसकी कालाबाजारी न हो सके और वो महंगाई को न बढ़ा सके, अर्थात महंगाई नियंत्रण में रख सके। लेकिन इनका जो दूसरा जो नियम है ये इन्होंने लाया है, जो कोई आदमी कितना भी भंडारण तब तक भंडारण करता रहेगा जब तक कि उस ली गई वस्तु की कीमत दुगना न हो जाए। इसको इस ढंग से आप समझ सकते हैं। मान जाइए 15 रुपए वो किसान से गेहूं लेता है, इस साल लिया, अब वो 30 रुपए तक जब तक हो जाएगा तब तक उसे कोई आदमी नहीं पकड़ सकता है। वो उतना 30 रुपए तक बेचने के लिए लीगली इंटाइटल्ड है। फिर अगले साल वो 30 रुपए का गेहूं 60 रुपए तक बेचने के लिए इंटाइटल्ड है। फिर उसके अगले साल वो 120 रुपए में बेचने के लिए तैयार है और 4 वर्षों में वो 240 रुपए तक प्रति केजी गेहूं बेचने के लिए इंटाइटल्ड है लीगली। उसे कोई व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि कानून में उस ढंग का प्रावधान है। इनका जो कंटेक्चुअल फार्मिंग है वह तो एकदम इस ओर है जो आपको गुलाम बन ही जाना है हर हाल में। अभी देश से कई आवाजें उठने लगी है जो कंटेक्चुअल फार्मिंग के तहत ही जो ये 3 नियम आए हैं उसके तहत कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां सैकड़ों कृषकों से एग्रीमेंट किया और सामान भी लिया। लगभग 5 करोड़ के घोटाले के मामले आए हैं। कई अखबार में की वो सुर्खी बनी है, न्यूज छपा है, कई अखबारों की सुर्खियां बनी है ये न्यूज। और लगभग 5 करोड़ रुपए लेकर चंपत हो गए, भाग गए और उसके एवज में उन्होंने चेक दिया, जो चेक बाउंस कर गया। जब कृषक थाने में गए तो थाना केस लेने से इनकार कर दिया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार इस जो नए कृषि नियम है उसके आधार पर एसडीएम में आप मूव करिए, वहां ही जा सकते हैं, हम आपका कोई नहीं सुन सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर सकते हैं, एफआईआर तक लॉन्च नहीं। अब आप समझिए ये कानून के जो नतीजे हैं वो आने लगे हैं, बावजूद इसके सरकार नहीं चेत रही है। अर्थात सरकार पूर्णतः कॉर्पोरेट की गोद की कठपुतली हो गई है और आपको उसका बंधुआ मजदूर बनाने पर तुली हुई है। यह स्थिति हो गई है जो आपकी कमर इस कदर तोड़ दी जाएगी यहाँ की जनता की कि आप जन आंदोलन भी नहीं कर पाइएगा। जब देश आजाद हुआ था तो भगत सिंह ने कहा था जो अभी हमने एक काम किया है, सिर्फ अंग्रेजों के यहाँ से खदेड़ा है, भगाया है। हमें असली लड़ाई अपने घर के अंदर जो बैठे अंग्रेज हैं उनसे लड़नी है और जो ये अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ काला कानून है इसको पूरी तरह से ठीक करना है। अर्थात नए कानून अपने जरूरत के मुताबिक इस देश में लाएंगे। लेकिन सरकार इसके उल्टे आप देखते हैं जो मुट्ठी भर लोग पूंजीपति बनते जा रहे हैं, मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति बनते जा रहे हैं, मुट्ठी भर लोगों को बहुमंजिली इमारत है और आज भी लोग झोपड़ी में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश है। यही कारण है। अर्थात सरकार की मंशा है जो पूंजीपति को और पूंजीपति बना दे और गरीब को इस कदर कमर को तोड़ दे ताकि वो किसी आंदोलन के लायक भी न रह जाए, अपनी आवाज भी बुलंद नहीं कर सके। अर्थात उनकी मंशा स्पष्ट है। आप जान जाइए जो एफसीआई आज न कल ये भी संस्था टूट जाएगी क्योंकि ये लोन से इतना दब गई है जो अब इसको उबर पाना मुश्किल है। कोई ना कोई प्राइवेट आदमी इसको इस एफसीआई को भी लेगा। अर्थात सरकार अभी के आंकड़े के मुताबिक भी जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक वो एमएसपी पर फसल खरीदने को तैयार नहीं है और यही कारण है जो 94% लोग उस एमएसपी का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। मात्र 6% लोगों को ही लाभ मिलता है। इसकी दूसरी तरफ सरकार अपने ऊपर जो तमाम खर्च कर रही है उसको कर्टेल करने के लिए कहीं से तैयार नहीं है। आप सोचिए एक व्यक्ति यदि एमएलए बनता है, एमएलसी बनता है, राज्यसभा सांसद बनता है और चुन करके सांसद बनता है तो उसे 4 पेंशन मिलते हैं, उसके लिए बसेज फ्री होते हैं, उसके लिए राजधानी जैसे कार्य में फर्स्ट क्लास
का सीट रिजर्व रहता है, उनके तो अटेंडेंट का भी रहता है फ्री में। राजमार्ग पर उन्हें कोई शुल्क नहीं लगता है। एक बार मैं दिल्ली से देहरादून की यात्रा कर रहा था, तो उसमें प्रेस की भी छूट है सरकारी बसेज में। तो मैंने अपना कार्ड दिखाया, एक्रीडिटेशन कार्ड, उस पर उन्होंने छूट तो दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा जो सर इस देश का दुर्भाग्य है जो यहाँ के एमएलए, एमपी, कुछ बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी और प्रेस वाले को जो छूट है, इसी के चलते जो राज्य सरकार की बसेज है वो कंगाल होते जा रही है, घाटे में चल रही है और सरकार का इस पर कोई दृष्टिकोण नहीं है। आखिर जब आप सैलरी लेते हैं, तमाम टीए डीए लेते हैं, तो फिर आप उसको पे करने में क्या आपको आपत्ति है? इसको सुधार के लिए आप कानून नहीं बना सकते, क्योंकि आपके जो एमएलए हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, वो सब बिगड़ जाएंगे, आपके विरुद्ध हो जाएंगे। अर्थात 303 सदस्य वाली सरकार से जनता ने काफी उम्मीद रखी थी। मोदी जी को इसीलिए अपार बहुमत से जिताई थी कि इनसे आशा जगी थी, उम्मीद जगी थी, लेकिन इन्होंने तो और कंप्लीट पानी फेर दिया। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है। पीएमसीएच का हाल देखिए, 15-20 दिनों से यहाँ के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लोग बिलबिला रहे हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम में जाने के लिए विवश है, उन्हें कोई नहीं सुनता। एक एक दिन का लाख रुपया प्राइवेट नर्सिंग होम वाले लूट लेते हैं और ऑपरेशन के नाम पर या किसी अन्य ढंग से वो पेशेंट को भी नहीं जिला पाते हैं, पेशेंट भी बढ़ जाता है। यहाँ के देश के जो बेरोजगारों की संख्या है, एक फौज है, वह भी लाखों लाख की संख्या में है, उनके भी अंदर ज्वालाएं भभक रही है। अब देखिए, कोई परीक्षार्थी परीक्षा देता है, 3 साल 4 साल एक एक परीक्षा में लटका रहता है। अभी बिहार के स्टेट की परीक्षा देखिए, 2 साल से लटका हुआ है, एक बार परीक्षा कैंसिल भी हुआ, पुनः परीक्षा हुई। अरे भाई, जो अगर उसका प्रश्न पत्र लीकेज होता है तो उस कर्मचारी को क्यों नहीं आप डिसमिस करते? उस अफसर को क्यों नहीं डिसमिस करते जिस पर आपको बहुत नाज है, जो नहीं ये तो बहुत फेयर परीक्षा ले रहा है। अगर वो फेयर परीक्षा लेने में नाकामयाब होता है तो वैसे नालायक अफसर को आप तुरंत डिसमिस करिए, लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके रहनुमा बना रहना चाहते हैं। वहां वोट बैंक की पॉलिसी काम करती है। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप कोई कानून नहीं बना सकते, क्योंकि उसको आप वोट बैंक समझ रहे हैं, पास्चर, जिसको हिंदी में चारागाह कहते हैं। समझ रहे हैं जो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी देश के लिए ठीक है, उतना मेरा वोट बैंक बढ़ेगा। अर्थात कुल मिलाकर मैं अपनी बात को समेटूं तो जो वर्तमान सरकार है वह कॉर्पोरेटियों की सरकार हो गई है, उसके गोद की कठपुतली हो गई है, उसके गोद में वो खेलना चाहती है और उसके इतर वो जा नहीं सकती है। अब जिस कॉर्पोरेट को ये कहा होगा कि तुम अपनी गोडाउन बनाओ, नियम बनते ही, और देश में गोडाउन सैकड़ों एकड़ में बनने चालू हो गए, तो फिर ये चाहे लाखों किसान अपनी आत्महत्या कर ले, शहादत दे दे, उससे इसको क्या लेना देना है? तो चूंकि एग्रीमेंट टूट जाएगा, उधर से कॉर्पोरेट पूछेंगे जो आपने तो कहा था जो हम कानून बनाकर इस प्रकार से आपको फायदा पहुंचाएंगे, आपने क्यों नहीं पहुंचाया? तो ये प्योर व्यावसायिक लोगों की सरकार हो गई है। यहाँ पर जनता कहीं केंद्र में नहीं है। उस राम राज्य को भी याद करिए जिस राम राज्य में यहाँ राजा निकलते थे रात्रि में, जो हमारी प्रजा को कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, उनके मंत्री संतरी निकलते थे और वैसे लोग जो दुख तकलीफ में रहते थे उनके निदान किए जाते थे। आज 1-2 नहीं, लाखों की संख्या में टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, बुरारी बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हमारे किसान जमे हुए हैं, जिसमें 90 साल के बूढ़े हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सभी बिलबिला रहे हैं अपनी मामूली वाजिब मांग को लेकर। जो आप इस 3 कानून को निरस्त करो, जो जबरदस्ती हम पर थोपना चाहते हो, हमें गुलाम बनाना चाहते हो, और ये कृषि को भी कॉर्पोरेटाइजेशन करना चाहते हो, इसको हम किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। याद करिए अंग्रेज काल को, उस समय भी 3 कठिया कानून आया था, लेकिन जब गांधी जी ने अपना आंदोलन उग्र किया तो तुरंत सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 कठिया कानून को निरस्त कर दिया, वापस ले लिया। आखिर इस सरकार को ये 3 कानून वापस लेने में कौन सा विपद पड़ गया, कौन सी तौहीनी हो जाएगी जो ये लेने के लिए तैयार नहीं है और फ्रेश कानून नहीं बनाने के लिए तैयार है? और कल के मीटिंग में भी कहा बहुत परेशानी होगी ये बिल लाने। अरे भाई, क्या परेशानी होगी? तुरंत सांसद बुलाओ
और उस नए नियम को उसमें लागू करो, इसको निरस्त कर दो और नए नियम बना लो। इसी के लिए तो संसद बना है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है। आप पूंजीपति को और पूंजीपति बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसी के बदौलत आप चुनाव जीतते हैं। नहीं तो अगर पूंजीपति हट जाए तो आपका चुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। इतना खर्चीला आपने अपने आप को बना लिया है। दोस्तों याद करिए, एक एक व्यक्ति के जेड प्लस के सुरक्षा में 150 से 200 फोर्सेज लगे हुए हैं। अगर मैं कहूँ तो देश के 1/3 फोर्स सिर्फ नेताओं के ऊपर लगे हुए हैं। देश का कितना करोड़ अरबों रुपया अपव्यय हो रहा है, जरा आप विचार करिए। रे भाई, आप जनसेवक हैं तो आप किससे मरने के लिए डरते हैं? आपका इतना जान क्यों प्यारा है? और 10-10 हजार 20-20 हजार के पब्लिक पर एक भी फोर्स नहीं। यह देश का दुर्भाग्य है। तमाम समस्याओं को मैंने आप सबों के समक्ष रखा है। मैं आशा करता हूँ इस पर विचार करेंगे, सरकार भी गहन विचार करेगी और अगली दौर की जो वार्ता है, जो 4 जनवरी 2021 को कृषक नेताओं के साथ होनी है, उसमें सरकार निश्चय ही इस तीनों जो काला कानून कृषि पर लाई है उसको वापस लेगी और एक देशव्यापी बहस कराकर कृषकों के सहयोग से कृषकों के हितार्थ नया कानून बनाएगी। ऐसी हम आशा रखते हैं। नए साल में नए विचारों के साथ, नए संकल्पों के साथ हम काम करेंगे। सरकार भी काम करेगी और एमएसपी की गारंटी देगी सरकार। ऐसी भी हम आशा करते हैं। यह समझते हुए जो सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, बावजूद इससे एक जनता के हैसियत से तो आशा लगाना फर्जी है। जो सरकार आखिर अन्य अपने जो फैसिलिटी है उसमें कर्टेल करके और एमएसपी पर कानून बनावे, ताकि इस देश के कृषक भी खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। आपको याद होगा, जो अपने ऊपर तो उन्होंने पेंशन को नहीं कर्टेल किया, एक आदमी 4-4 पेंशन लेते हैं, लेकिन इस देश में तमाम वो तीनों सेना को छोड़कर और सबके पेंशन 2004 के बाद अटल जी ने बंद कर दिया। आखिर अटल जी इतने विजनरी थे तो उस राजनेताओं के लिए भी पेंशन क्यों नहीं बंद किया? और न किया, यह भी चलिए चलेगा, लेकिन वो 4 पेंशन की जगह कम से कम 1 पेंशन कर देते तब भी चलता। लेकिन नहीं, वो 4-4 पेंशन लेंगे, लेकिन जितना धन से यहाँ की जनता पर डालना है गधा की तरह डाल दीजिए। और देशवासियों, अगर इस समय रहते हम लोग नहीं संभले, नहीं सचेत हुए, तो हमारी कमर तो तोड़ ही दी गई है। न हम कुछ बोलने लायक रह जाएंगे, न आवाज उठाने लायक रह जाएंगे, न हम जन आंदोलन करने के लायक रहेंगे। और इस देश पर कॉर्पोरेट का राज होगा और जो वो कहेंगे उसके बंधुआ मजदूर बन के हम लोगों को रहना पड़ेगा, उसी के अनुरूप चलना पड़ेगा। सरकार की साठगांठ उनसे रहेगी और मीडिया की भी केंद्रीय भूमिका रहेगी, क्योंकि मीडिया वर्ग को भी उसका कुछ अंश वो पहुंचाते हैं। जो 25 तारीख को नरेंद्र मोदी ने रुपए का 2-2 हजार ट्रांसफर किया, आपको मालूम होना चाहिए, जो 1 मिनट के राष्ट्रीय प्रसारण में सरकार 5 लाख रुपया खर्च करती है। अब समझ जाइए कि कितना उस दिन 250 से 300 करोड़ रुपए को सरकार ने पानी की तरह बहा दिया। उससे 2-2 हजार रुपये और कृषकों को मिल सकते थे। अर्थात एक दिन में एक किसान को 16 रुपया 32 पैसा मिले और 1 मिनट पर आप 5 लाख रुपया बहा दीजिए। क्योंकि आपसे कोई पूछ नहीं सकता है, आप अपने आप को राजा और शहंशाह समझते हैं। ये कहने के लिए प्रजातंत्र है, लेकिन राजतंत्र डायनेस्टी से भी ये लोग बढ़कर अपनी फैसिलिटी को बढ़ाए हुए हैं। तो दर्शकों, समय रहते यदि हम लोग नहीं समझे, 2021 के लिए हम लोग कमर कस दे और सरकार भी यदि किसान आंदोलन को हल्के में ली तो उसके लिए उसकी सरकार तक हिल सकती है और इसका खामियाजा भी गलत तरीके से उसे भुगतना पड़ सकता है। फिर तरह तरह के आंदोलन फूटेंगे, फिर युवक आंदोलन करेंगे अपने वाजिब हक के लिए, नौकरी के लिए, डिमांड के लिए। इसीलिए 2021 में सरकार से मेरी गुजारिश होगी, अपील होगी, जो ये तीनों कृषि कानून को निरस्त करे, एमएसपी लागू करे और इस देश के नौजवान के लिए रोजगार सृजन के दिशा में समुचित कदम उठाए और समय पर सारी परीक्षाएं आयोजित हो, ऐसी आशा हम करते हैं। 2021 आप सबों का शुभ बीते, अच्छा बीते, इसी शुभकामना के साथ आप सबों को पुनः एक बार हृदय की गहराई से धन्यवाद।